हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 18 अक्टूबर 2022। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें, क्योंकि रोज़ सुबह जो करंट अफेयर्स की वीडियो आती है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें बाकी लोगों के साथ में। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले इसके थ्रू, और जो डेली के करंट अफेयर्स हम लेके आ रहे हैं उसका बेनिफिट भी उनको मिल सके। कल पूछा था क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022। तो हमने कल के वीडियो में भी इसमें बात करी थी और उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया था, डिस्क्रिप्शन वीडियो, जिसमें हमने एनालिसिस किया था कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बनता कैसे है, क्या क्या उसमें मेथडोलॉजी यूज़ होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं जिससे हम रैंक बनाते हैं कंट्रीज़ की। तो उसमें हमने देखा था कि इंडिया की 107th रैंक थी आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। तो ये एक बहुत ही ख़राब रैंक इंडिया की उस टाइम हम कह सकते हैं कि 2022 के लिए आई है। 107 मतलब जहाँ पे हंगर ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे एक चौंकाने वाली बात ये थी कि साउथ एशिया के अंदर अफ़गानिस्तान को अगर छोड़ दें तो लगभग सारी कंट्रीज़ इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रही थी। तो हम देख सकते हैं इसमें चाइना की जो रैंक थी 1 to 17, तो इसमें जो टॉप 17 कंट्रीज़ थी उनको कोई रैंक नहीं दी गई थी 1 2 3 4 इस तरह से, उनको एक ही पोजीशन पर रखा गया था 1 to 17 करके। तो जो टॉप की 17 थी वो उसमें थी। इस तरह से चाइना की 1 to 17 रैंक और पाकिस्तान की 99th रैंक। तो आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया की 107th और पाकिस्तान की 99th। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैक्ट्स अभी उसमें रिलीज़ किए हैं और इस हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को जो है वो खारिज किया है। स्टार्ट करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स के साथ में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फैसला कल और बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान फंड रिलीज़ किया है 16,000 करोड़ रुपए का किसानों के बेनिफिट के लिए, और साथ में ही इनॉग्रेशन किया है पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022। 2 दिन का ये किसान सम्मान सम्मेलन दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहा है। कल 17 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ और ये आज तक चलेगा। तो इस तरीके से ये 2 दिन का सम्मेलन भी उन्होंने स्टार्ट किया है और इसके साथ ही लॉन्च की हैं 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने सेंटर्स लॉन्च किए थे पीएम किसान समृद्धि केंद्र प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 के अंदर अक्टूबर में, तो 600। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो फंड रिलीज़ किया था प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर में वो कितना था। तो 16,000 करोड़ का ये फंड किसानों के लिए रिलीज़ किया था। और इसके साथ में ही उन्होंने इनॉग्रेट किया एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एग्जीबिशन है जिसके अंदर कंपनीज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्टार्टअप्स ये अपने प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो एग्रीकल्चर को बेनिफिट कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो फंड रिलीज़ किया है ये क्यों किया है, किस चीज़ के लिए किया है। तो ये रिलीज़ किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है क्या? इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इकोनॉमिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए ये एक पैकेज काइंड ऑफ देती है किसानों को। तो उसमें क्या है कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त एक साल के अंदर किसानों को दिए जाते हैं। तो 2-2 हज़ार की 3 किस्त, तो टोटल 6,000 रुपये किसानों को हर साल दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इस जो योजना है, स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसके तहत। तो हालांकि ये 6,000 का अमाउंट छोटा दिख सकता है, लेकिन आप टोटल देखोगे कि गवर्नमेंट पे इसका कितना बर्डन पड़ रहा है तो आप देख सकते हैं लगभग 16,000 करोड़ रुपए का इस बार जो है वो रिलीज़ किया अमाउंट। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक तरह से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए जो है ये स्कीम उन्होंने लॉन्च की है। इसको स्टार्ट कब किया था इस स्कीम को? तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पीएम किसान
सम्मान निधि योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, तो आप देख सकते हैं इसको स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही 24 फरवरी 2019 के अंदर, 24 Feb 2019 में। और इसमें डायरेक्टली उनके अकाउंट के अंदर इस पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको डीबीटी हम बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो वो किया जाता है इस स्कीम के थ्रू। ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से चर्चा में थी, पॉलिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट घटना है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स और कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो भी हमें इसमें कवर करने चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो लगभग 22 सालों के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं इस पार्टी के अंदर। किस चीज़ के लिए? इनके प्रेसिडेंट के लिए। तो हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी पिछले 20-22 सालों से ये दोनों ही इसको लीड कर रहे थे, यही इनके प्रेसिडेंट और इंटरिम प्रेसिडेंट थे। तो अभी इसमें 22 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है, और देखने वाली बात यह है कि इस इलेक्शन में अभी कोई गांधी फैमिली से खड़ा नहीं है, तो नॉन गांधी फैमिली से इसमें इस बार प्रेसिडेंट बनेगा, जिसके लिए कल इलेक्शन हुए हैं। और लगभग 96% जो एलिजिबल उनके वो लोग थे जो कास्ट कर सकते थे वोट को, उन्होंने इसमें वोट किया है। तो वोटिंग टर्नओवर जो है लगभग 96% रहा है। तो अब इस चुनाव को लड़ कौन रहा है? तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉलिटिकल फिगर्स जो इसको लड़ रहे हैं, आप जानते ही होंगे, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो शशि थरूर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो शशि थरूर जो हैं वो सांसद हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ से? तिरुवनंतपुरम, केरल से। तो ये केरल के रहने वाले भी हैं और केरल के तिरुवनंतपुरम से ही सांसद भी हैं, भूतपूर्व डिप्लोमेट हैं, भारत के एम्बेसडर भी रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, लेखक हैं, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। और खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हैं वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, कर्नाटक से ही। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा सांसद हैं या राज्यसभा सांसद हैं, और किस स्टेट से हैं। तो 2019 के अंदर जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे, आम चुनाव, तो उसमें ये कर्नाटक से ही खड़े हुए थे, लेकिन अपनी सीट हार गए थे उस इलेक्शन में, तो जिसकी वजह से इनको राज्यसभा भेजना पड़ा पार्टी को। और इससे पहले यानी 2019 से पहले जो लोकसभा थी, उस लोकसभा में ये मेंबर ऑफ, ये जो थे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो एक बहुत बड़ा पद इनके पास था, मतलब लोकसभा के अंदर अपनी पार्टी को ये लीड कर रहे थे। तो अभी ये दोनों इस चुनाव में खड़े हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। हालांकि जो लोग हैं उनका कहना है कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की जीतने की है, क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गांधी फैमिली का इनको सपोर्ट है, और जो जितने भी पीसीसी यानी स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और वहाँ की जो समितियाँ हैं, उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो इलेक्शन करा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, तो ये इलेक्शन करा कौन रहा है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी है? तो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, इसका हेड कौन है कांग्रेस पार्टी के अंदर? तो सीनियर लीडर हैं एक मधुसूदन मिस्त्री, तो उनकी ऑब्जर्वेशन में ही, उनकी देखरेख में ही ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। कल इनॉग्रेट किया है रेलवे मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने इंडिया के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का। तो हम जानते हैं, आपने देखे होंगे, ये मालगाड़ी के अंदर जो डिब्बे लगे रहते हैं ये आयरन के, लोहे के होते हैं, और अभी तक यही चलते आ रहे थे। तो अभी इन्होंने ये एल्यूमिनियम के बनाए हैं फ्रेट रेक। फ्रेट मतलब जिसके अंदर माल ढोया जाता है, सामान ढोया जाता है। तो ये किसने बनाया है? आरडीएसओ, हिंडाल्को और बेस्को वैगन, ये तीन संस्थाएं हैं जिन्होंने इसको मिल के बनाया कोलैबोरेशन में, और इंडिया के पहले ही एल्यूमिनियम फ्रेट रैक हैं। ये भुवनेश्वर में इनका इनॉग्रेशन हुआ था कल, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के अंदर। अब इसको बनाने का फ़ायदा क्या है? अभी तक जो चल रहा था उसको, उससे हट कर अब एल्यूमिनियम के ये फ्रेट रैक लेके आ गए हैं। तो ये क्यों लेके आए हैं? इसके पीछे उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए हैं कि ये जो वैगन्स होंगे, ये डिब्बे होंगे, ये सेव करेंगे लगभग 14,500 टन ऑफ कार्बन एमिशन को। मतलब इससे कार्बन एमिशन कम होगा, उनका कहना है। जो वातावरण के अंदर जो हम कार्बन डिस्पोज करते हैं उसकी में कमी आएगी, और इनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी,
ज़्यादा है कंपेयर टू वो जो पुराने डिब्बे थे। वो एनर्जी को कम यूज़ करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे और कोरोजन रेजिस्टेंट है, जंग वंग इसमें कम लगेगी और 100% रिसाइक्लेबल हैं और 30 साल के बाद भी इनकी जो है आज जो कीमत है लगभग और जिस तरीके से आज हैं ये, उसी तरीके से 30 साल के बाद भी इनकी स्थिति रहेगी। तो बहुत सारे बेनिफिट इन्होंने इसमें बताए हैं कि क्या क्या बेनिफिट होंगे इस एल्यूमिनियम रैक के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने इनॉग्रेट किए, कहाँ पे इनॉग्रेट किए और उसके फ़ायदे क्या हैं। अब और जो घटनाक्रम हुए उनको शॉर्ट में ब्रीफ में कवर करते हैं। भारत के अंदर जो सब्सिडी मिलती है किसानों को फर्टिलाइज़र के लिए और जो फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो अभी तक अलग अलग नाम से दिया जाता था, तो जिससे किसानों को क्या है कन्फ्यूजन होता था कि कौन सा फर्टिलाइज़र बेहतर है, किसको यूज़ करना चाहिए और किस फर्टिलाइज़र को किस तरह की मिट्टी और जगहों पे यूज़ करने से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, उर्वरक जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर फर्टिलाइज़र, तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र जो है अब इसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर एक ब्रांड नेम भारत के नाम से ही फर्टिलाइज़र जो हैं वो बेचे जाएंगे। तमिलनाडु के एन्नोर क्रीक, जिसको हम दर्रा बोलते हैं या एक तरह से खाड़ी बोलते हैं या एक छोटा संकरा पानी का एक बॉडी बोलते हैं, तो एन्नोर क्रीक जो कि तमिलनाडु के थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसको डिक्लेयर किया जाएगा एज अ प्रोटेक्टेड वेटलैंड। वेटलैंड वो होते हैं जो पानी वाले एरिया होते हैं, मरीन सिस्टम को, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं और बहुत सारे जो बर्ड स्पीसीज़ होते हैं उनके लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरह से इसको प्रोटेक्टेड वेटलैंड डिक्लेयर किया जाएगा तमिलनाडु के एन्नोर क्रीक को। एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन जो कि 12th एडिशन होगा इसका, ये इनॉग्रेट होने जा रहा है 18 अक्टूबर मतलब आज, गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो ये डिफेंस एक्सपो है, बेसिकली डिफेंस एक्सपो हम देख सकते हैं। तो डिफेंस एक्सपोजिशन, तो इसमें डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनका एग्जीबिशन किया जाएगा, जिसके अंदर 1300 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स जो हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स को डिफेंस से रिलेटेड शोकेस करेंगे और बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से डिफेंस को मजबूत कर सकता है और सिक्योरिटी में एक तरह से इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको मजबूत करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। एक्सपोजिशन 5 दिन तक चलने वाला है गुजरात के अंदर। तो ये 12th एडिशन था। क्वेश्चन बन सकता है कि 12th एडिशन एशिया के लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ, तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर। 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 109 कंट्रीज़ का अभी एक तरह से बैठक हुई है दिल्ली के अंदर कल 17 अक्टूबर को। किस चीज़ की? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम जानते हैं कि भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और प्रपोज किया था इसको बनाने के लिए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? सोलर रिलेटेड टू सन एनर्जी। तो भारत का ये कहना था कि इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर मतलब जो पूरे अर्थ को बीच में से डिवाइड करता है, उस लाइन के आसपास जो कंट्रीज़ होती हैं उनको मैक्सिमम सन रे, सूर्य की ऊर्जा मिलती है साल भर। तो ऐसे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के आसपास हैं, उनको एक अलायंस बनाना चाहिए और जो ये सन की रेज आती है, एनर्जी आती है, इसको कंज्यूम करने के लिए, उसका यूज़ करने, एनर्जी में ट्रांसफ़र करने के लिए अपना एक अलायंस बनाकर उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम हो। तो इसकी अभी 5वीं बैठक हुई है दिल्ली के अंदर। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ, कितने लोग बैठक में थे और कहाँ पे हुआ। हमने अभी पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि भारत के अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो DY चंद्रचूड़ होंगे। उनका नाम प्रपोज किया था UU ललित, जो अभी करंट CJI हैं। तो उनके नाम को सहमति दे दी है कल प्रेसिडेंट ने। तो अब जो नेक्स्ट CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़, ये 9 नवंबर को अपना कार्यभार संभालेंगे और ये 50वें चीफ जस्टिस होंगे भारत के। एक इनिशिएटिव कल भी हमने इस अपने वीडियो में करंट अफेयर्स के उसमें बात करी थी कि भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। तो
भारत की जो रीजनल लैंग्वेज हैं, हिंदी और दूसरे भी जो स्टेट के लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए अमित शाह जी ने कहा है कि हम आने वाले टाइम में जितने भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की हो, साइंस की, टेक्नोलॉजी की हो, तो उसको हम अपने रीजनल लैंग्वेजेस में भी स्टार्ट करेंगे। तो इससे हमारी लैंग्वेजेस को प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम सारी चीज़ें इंग्लिश में ही करते आ रहे हैं। तो इन्होंने कल भोपाल में, मध्य प्रदेश में MBBS की फर्स्ट ईयर की बुक्स को हिंदी में उसका इनॉग्रेशन किया है। तो ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बन जाएगा इंडिया का जो कि हिंदी में MBBS की एजुकेशन दे रहा हो। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज में बात करें तो 17 अक्टूबर को कल सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी को ख़त्म करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, जिसके अंदर उसके बारे में चेतना जगाई जाती है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। तो इस साल का जो थीम था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, ये इसका थीम था 2022 का इस डे के लिए। 17 अक्टूबर को ही बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई सर सैयद अहमद खान। हम जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, विचारक थे, लेखक थे, रिफॉर्मिस्ट थे। इन्होंने आज़ादी में भी कंट्रीब्यूट किया था। तो इनका कल बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 205वीं 17 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, जो भी पॉइंट हमने कवर किया था बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर सैयद अहमद खान, तो इस मौके पे क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो इन्होंने जिसको स्टार्ट किया था, फाउंडेशन रखी थी जिसकी, ये क्या करती है, एक अवार्ड देती है जिसको बोलते हैं सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड। तो ये दिया जाता है हिस्टोरियन को। तो अभी किस फॉरेन हिस्टोरियन को इस साल इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया, तो इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इसके अलावा और हम एनालिसिस वीडियोस में क्या टॉपिक कवर कर सकते हैं जिसके बारे में आप पढ़ना चाहेंगे, उसको कवर करना चाहेंगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन से मुझे बता सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, बाकी ग्रुप्स जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लोग, वो ग्रुप्स में, और अपने बाकी नोन लोगों में। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।